हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 अक्टूबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग सेना की ताकत बढ़ाने को तैयार। दूसरी न्यूज़ है आतंकियों के पुनर्वास नीति पर सेना ने केंद्र को सौंपी सिफारिशें। और तीसरी न्यूज़ है संसद में इतिहास बन जाएगी रेलवे की कैंटीन। तो पहली न्यूज से शुरू करते हैं। पहली न्यूज है दुश्मन के टैंक को तबाह करने की क्षमता रखने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का गुरुवार को राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में सुबह 6:45 यानी 6:45 पर परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की ओर से विकसित नाग के अंतिम चरण के सफल परीक्षण के बाद अब यह सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मिसाइल के शामिल होने से सेना की ताकत पहले से अधिक बढ़ जाएगी। सेना व डीआरडीओ के अधिकारियों की मौजूदगी में मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया गया। मिसाइल अपने मानकों पर खरी उतरी। पोखरण फायरिंग रेंज में नैमिका कैरियर से दागी गई मिसाइल ने यहां रखे एक वास्तविक टैंक को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। परीक्षण के बाद विशेषज्ञों ने टैंक की जांच की, जिसमें पाया गया कि मिसाइल के प्रहार से वह पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। नेक्स्ट है आतंकियों के पुनर्वास नीति पर सेना ने केंद्र को सौंपी सिफारिशें। आतंकवाद का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में शामिल होने के इच्छुक आतंकवादियों के आत्मसमर्पण व पुनर्वास की नीति के संदर्भ में सेना ने अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप दी हैं। अभी तक प्रस्तावित नीति का कोई प्रारूप सामने नहीं आया है। यह जानकारी गुरुवार को सेना की किलो फोर्स के जीओसी मेजर जनरल एच शाही ने दी है। सोपोर में अल बदर के 2 आतंकियों के आत्मसमर्पण के बाद पत्रकारों से बातचीत में मेजर जनरल एच शाही ने कहा कि हम आतंकियों को मारने में नहीं बल्कि जिंदा गिरफ्तार करने की मुख्य धारा में शामिल करने में यकीन रखते हैं। कोई अन्य विकल्प न होने पर ही आतंकियों को मारते हैं। अगर आतंकी सरेंडर करते हैं तो हम गोली नहीं चलाते। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह नीति जल्द तैयार होगी और आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल होने वाले आतंकियों के लिए नई जिंदगी को सुनिश्चित बनाएगी। नेक्स्ट है संसद में इतिहास बन जाएंगी रेलवे की कैंटीनें। संसद के नए भवन निर्माण से पहले ही संसद परिसर की व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत होने लगी है। 42 साल बाद संसद भवन में रेलवे की कैंटीनें अब इतिहास बन जाएंगी। लोकसभा सचिवालय ने रेलवे से कैंटीनों की जिम्मेदारी वापस लेकर उन्हें 15 नवंबर को भारत पर्यटन विकास निगम यानी आईटीडीसी को सौंपने का फैसला किया है। इस फैसले से साफ है कि आईटीडीसी अब शीतकालीन सत्र से संसद भवन परिसर की चारों कैंटीन में खान पान की व्यवस्था देखेंगी। इसी के साथ ही कैंटीन सब्सिडी की बची कुची मामूली रियायतें भी समाप्त हो जाएंगी। ऐसे में संसद की कैंटीन में चाय नाश्ते को लेकर खाना पीना सब कुछ महंगा होगा। लोकसभा सचिवालय ने संसद की कैंटीनों में सब्सिडी को लेकर उठे सवालों को देखते हुए व्यवस्था में बदलाव का मन तो इस साल की शुरुआत में ही बना लिया था। आईटीडीसी ने कैंटीन ऑपरेटर के रूप में शॉर्ट लिस्ट भी हो चुका है। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए H1B वीज़ा नियमों में बदलाव की तैयारी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन H1B वीज़ा नियमों में बदलाव की तैयारी में जुट गया है। नए बदलाव की स्वीकृति मिलने पर विदेश पेशेवरों को कारोबारी काम के लिए अस्थायी वीज़ा जारी किया जाएगा। अस्थायी वीज़ा के आधार पर कई कंपनियां अपने विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों को कुछ समय के लिए अमेरिकी स्थित अपने कार्यस्थल पर बुलाती हैं। मौजूदा नियमों में H1B के तहत अस्थायी वीज़ा जारी करने का प्रावधान है। ट्रंप प्रशासन के इस कदम से हजारों भारतीय प्रभावित हो सकते हैं। कंपनियों के लिए उन अन्य रास्तों को भी बंद कर दिया जाएगा जिसके जरिए अभी तक वे अपने विदेशी पेशेवरों को अमेरिका बुलाती हैं। इस मसौदे को ऐसे समय जारी किया गया जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में 2 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं।
पहली न्यूज़ है, आरबीआई ने 1 लाख करोड़ की, यहाँ पर होगा TLTRO योजना घोषित की है। और दूसरी न्यूज़ है, इंफ्रा प्रोजेक्ट में पेंशन व इंश्योरेंस फंड के इस्तेमाल की तैयारी। पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सस्ती दर पर 1 लाख करोड़ रुपए तक की दीर्घकालीन नकदी उपलब्ध कराने के लिए लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन योजना घोषित की है। इसके तहत कृषि, खुदरा, दवा एवं MSME सहित कई क्षेत्रों में कर्ज देने के लिए बैंकों को धन उपलब्ध कराया जाता है। इस सुविधा का भी कभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस सुविधा के तहत बैंकों द्वारा किया जाने वाला निवेश हेल्ड टू मैच्योरिटी यानी HTM के तौर पर वर्गीकृत होगा। HTM पोर्टफोलियो के लिए निर्धारित 25% निवेश की सीमा से अधिक होने पर भी बैंकों को इसमें निवेश की अनुमति होगी। नकदी समायोजन योजना, इसका मुख्य केंद्र के पात्र सभी बैंक LTRTO के तहत भागीदारी कर सकेंगे। नेक्स्ट है, इंफ्रा प्रोजेक्ट में पेंशन व इंश्योरेंस फंड के इस्तेमाल की तैयारी। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए सरकार पेंशन और इंश्योरेंस फंड के इस्तेमाल की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय इस मामले में रास्ता निकालने की कोशिश में जुटा है। पेंशन व इंश्योरेंस नियामकों के साथ मिलकर इस दिशा में फैसला किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को गति देने से इकोनॉमी को गति मिलेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर निवेश होने से उसके कई सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। अर्थव्यवस्था में मांग के साथ रोजगार में बढ़ोतरी इसमें मुख्य रूप से शामिल है। सरकार इन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी धनराशि के इंतजाम के लिए कई विकल्प तलाश रही है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के सचिव तरुण बजाज के मुताबिक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप व अमेरिका अपने पेंशन फंड का निवेश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल है, समाज भी अपनी जिम्मेदारियां निभाए। यदि दुष्कर्म की घटनाओं पर रोक लगानी है तो समाज को भी बच्चियों और महिलाओं के प्रति लंबे अरसे से आ रहे पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर विराम लगाना होगा। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक C उदय भास्कर द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, पेरिस की भयावह घटना का सच। मुस्लिम समुदाय को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर उसके लोगों में इतनी नकारात्मकता और हिंसा क्यों बढ़ रही है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है इस्लामिक मामलों के जानकार रामीश सिद्दीकी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, अशांति से घिरा पाकिस्तान। जिस तरीके से अभी हाल ही में पाकिस्तान में सेना और पुलिस के बीच खूनी संघर्ष हुआ है जिसमें 45 लोगों की जान भी गई है, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, समाज भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। बीते दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाथरस मामले में हिला हवाली को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़िता की मौत के बाद उसके एक पीड़ित परिवार के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन किया गया। 14 सितंबर को हाथरस में घटित इस हादसे ने तब पूरे देश को झकझोर दिया जब यह पता लगा कि सवर्ण जाति के लड़कों ने 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ न केवल सामूहिक दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया बल्कि उसे मरणासन्न भी कर दिया। पीड़िता के साथ हुई निर्ममता के कारण उसकी मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने देर रात उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। यह सब पीड़िता के परिवार की अनुमति के बिना हुआ। परिवार को अपनी बेटी की मृतदेह को देखना भी नसीब नहीं हुआ। इस प्रकरण ने 2012 के विभत्स निर्भया कांड की याद दिला दी। बीते वर्ष देश में दुष्कर्म के कुल 32,023 मामले दर्ज किए गए। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञ यह मानते हैं कि यह छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामलों की वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि तमाम मामले तो दर्ज ही नहीं किए जाते हैं। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि 90% मामलों में पीड़ित दुष्कर्मी की परिचित होते हैं और अधिकांश मामलों में दुष्कर्म परिवार की परिधि में ही घटित होता है। हाथरस कांड कोई इकलौता मामला नहीं है। जब भारत में ऐसे मामलों का एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है।
जहां उच्च जातियों के लोग द्वारा दलित बच्चियों और महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है। यह लगातार जारी है और न केवल कुछ इलाकों में ही सीमित है बल्कि कई जगह यह होता है। यह निंदनीय चलन निर्मम शक्ति असंतुलन से ही संचालित होता है। भारत में जाति के आधार पर एक सामाजिक वरीयता का अनुक्रम है जो राज्य और समाज दोनों से पैठ बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त इस अन्याय को महसूस कर उसे समाप्त करने की दिशा में जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की शुरुआत की। हालांकि सभी संकेत यही दर्शाते हैं कि तमाम खामियां अभी कायम हैं, उन्हें पाटना आवश्यक है। देश के कोने कोने से रोजाना दुष्कर्म की दिल दहलाने वाली खबरें आती रहती हैं। ऐसे ही एक खबर हाल में उत्तर प्रदेश के झांसी से आई, जहां एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ उसके सहपाठी ने न केवल दुष्कर्म किया बल्कि उसे ब्लैकमेल किया। यह भी इस बात का संकेत है कि दुष्कर्म की कुसंस्कृति अब केवल विस्तार कर रही है। हाथरस मामले पर टिप्पणी के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि दुष्कर्म के मामलों से निपटने में स्थानीय पुलिस को अधिक संवेदनशील और पेशेवर होना होगा। हालांकि यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका घटना घटित होने के बाद ही शुरू होती है। नेक्स्ट आर्टिकल है पेरिस की भयावह घटना का सच। पिछले दिनों पेरिस में एक 18 वर्षीय लड़के द्वारा शिक्षक सैमुअल पैटी की बर्बर तरीके से की गई हत्या ने विश्व को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने शिक्षक की हत्या के बाद इस लड़के को मार गिराया। वह चेचेन मूल का शरणार्थी था। सैमुअल पैटी ने फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली अब्दो द्वारा प्रकाशित पैगंबर मोहम्मद साहब के व्यंग्य चित्रों को अपनी कक्षा के छात्रों से साझा किया था ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझाया जा सके। यह चित्र पहली बार 2005 में डेनमार्क के एक समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित किया गया था। 2006 में शार्ली अब्दो ने इस चित्र को पुनः प्रकाशित किया था। इसी कारण 2015 में एक आतंकी हमले में उसके कई कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। इस मामले में 14 लोगों पर मुकदमा चल रहा है। पेरिस की भयावह घटना ने विश्व में इस बहस को फिर से छेड़ दिया कि क्या इस्लाम को मानने वाले वाकई में असहिष्णु होते हैं। इस्लाम अरबी भाषा के शब्द सलाम से निकला है। इसका अर्थ होता है शांति। इस्लाम यह नहीं कहता कि अगर कोई आपके विचारों से सहमत नहीं है तो आप नफरत करने लगें और उसे अपना विरोधी समझने लगे और उससे हिंसा करने पर उतारू हो जाए। कुरान में कहा गया है कि एक निर्दोष को मारना सभ्य समाज को मारने जैसा है। बहुत लंबे समय से यह प्रचलित है कि इस्लाम में इस निंदा करने वालों को सजा केवल मृत्युदंड है, लेकिन इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। इस्लाम के अनुसार किसी भी प्रकार की निंदा केवल गलतफहमी का मामला होती है। इस्लाम के पैगंबर से एक बार जब उसके साथी ने जीवन का मूल मंत्र मांगा तो उन्होंने कहा, कभी क्रोधित मत होना। यह विडंबना ही है कि मुस्लिम समाज के लोग इस सलाह को आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाने के बजाय ऐसी नकारात्मक मानसिकता का शिकार हो चुके हैं। उन्हें अंतिम हल हिंसा नजर आती है। मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों और विद्वान केवल एक ट्वीट या फेसबुक पोस्ट के जरिए अफसोस जाहिर करके विश्व भर में घट रही उन घटनाओं से पल्ला नहीं झाड़ सकते जो इस्लाम के कट्टर स्वरूप को उभारने का कारण बन रही है। उन्हें यह आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर मुस्लिम समाज के लोगों में नकारात्मक सोच और इतनी हिंसा चरम हिंसा पर सीमा पर क्यों पहुंच चुकी है। आज मुस्लिम समाज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां हिंसा के साथ नकारात्मक मानसिकता को पूरी तरह त्यागने के सिवाय उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। उसे अपनी समस्त ऊर्जा को बौद्धिक पुनर्जागरण में लगाने की आवश्यकता है। हम आज लोकतंत्र और वैज्ञानिक सोच के युग में जी रहे हैं जिसे दुनिया अपना चेहरा बदल दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक वरदान है जो शांति स्थापित करने के लिए अवसर प्रदान करती है। इस्लाम के अनुयायियों का यह कर्तव्य है कि वे समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम रखने का प्रयास करें। नेक्स्ट है अशांति से घिरा पाकिस्तान। यह महज दुर्योग नहीं है कि पाकिस्तान का सिंध प्रांत फौज के दमन से कराह रहा है। यह उसी समय जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के उस हमले को काले दिन के रूप में याद किया जा रहा है जो अक्टूबर 1947 में किया गया है और उसकी तबाही के निशान अभी भी मिट नहीं सके हैं। पाकिस्तानी सेना किस तरह भारत और अफगानिस्तान के लिए सिरदर्द बनने के साथ खुद अपने देश के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है, इसकी गवाही सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान
खैबर पख्तूनख्वा प्रांत भी दे रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और खासकर गिलगिट बाल्टिस्तान भी पाकिस्तानी सेना के दमन की कहानी कह रहा है। पाकिस्तानी सेना अपनी मनमानी इसलिए कर पा रही है क्योंकि इमरान खान सरकार उसकी कठपुतली के तौर पर काम करना पसंद कर रही है। वह पाकिस्तानी जनरलों की रबर स्टैंप से अधिक कुछ नहीं रह गई है। इसे बयान कर रहे सिंध के विस्फोटक हालात। पाकिस्तानी सेना ने विपक्षी नेताओं का दमन करने के मकसद से सिंध प्रांत के पुलिस प्रमुख का अपहरण करके अपनी उसी निरंकुशता की याद दिलाई है जो उसने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में दिखाई थी। चूंकि इसके नतीजे अच्छे नहीं होने वाले, इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, वो न्यूज़ है अंक बांटने पर विचार कर रही आईसीसी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कोरोना वायरस की वजह से अभी तक खेले गए मुकाबलों में आईसीसी अंक बांटने पर विचार कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईसीसी अगले वर्ष जून में फाइनल के लिए तैयारी करना चाहती है। यह 2 में से एक विकल्प है जिस पर अगले माह क्रिकेट कमेटी विचार कर सकती है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अंक सिस्टम पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। दूसरा विकल्प यह है कि मार्च के अंत तक ही हुए मुकाबलों को लिया जाए और अंतिम स्थान तय करने के लिए अंकों के प्रतिशत को देखा जाए। तो ये आज का यानी 23 अक्टूबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।